नमस्ते। क्लास 10 ज्योग्राफी के इस खास सफर में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि त्योहारों के समय बाजार में दिखने वाले हजारों जूते, कपड़े और मिठाइयां आखिर बनती कहां हैं? आज हम आपकी एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर विनिर्माण उद्योग को समझने वाले हैं। ये चैप्टर न सिर्फ हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है, बल्कि बोर्ड परीक्षा के लिए तो बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। आपकी किताब में भी हरीश की दिवाली शॉपिंग की एक कहानी है जो बिल्कुल यही सवाल पूछती है। जूते, कपड़े, चीनी, बर्तन, आखिर इतनी सारी चीजें इतनी बड़ी मात्रा में बनती कैसे हैं? इसका एक ही जवाब है, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। यही वो जादू है जो कच्चे माल को हमारी जरूरत की शानदार चीजों में बदल देता है। इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि विनिर्माण का असली मतलब और इम्पोर्टेंस क्या है। फिर हम उद्योगों के अलग अलग टाइप्स को जानेंगे। इसके बाद हम कृषि और खनिज पर आधारित उद्योगों को जरा डिटेल में देखेंगे और आखिर में हम इंडस्ट्रीज और एनवायरनमेंट के रिश्ते पर बात करेंगे। तो चलिए इस गाइडेड टूर पर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, विनिर्माण, इसका अर्थ और महत्व। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर विनिर्माण शब्द का मतलब क्या है और ये किसी भी देश के लिए इतना जरूरी क्यों होता है। देखिए, विनिर्माण का बिल्कुल सीधा सा मतलब है कच्चे माल को प्रोसेस करके उसे ज्यादा कीमती चीज में बदलना, जैसे लकड़ी से कागज बनाना या गन्ने से चीनी बनाना। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर जैसे कि खेती से मिले कच्चे माल पर काम करता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ये सिर्फ चीजें नहीं बनाता, ये खेती को मॉडर्न बनाता है, लोगों को खेती के अलावा दूसरे सेक्टर्स में नौकरियां देता है और गरीबी कम करने में मदद करता है। सच तो ये है कि किसी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इसी बात से मापी जाती है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी एडवांस्ड हैं। और हाँ, कृषि और उद्योग को अलग अलग समझने की गलती मत कीजिएगा। जैसा आपकी एनसीईआरटी किताब कहती है, वे साथ साथ चलते हैं। कृषि उद्योगों को कपास और गन्ने जैसा कच्चा माल देती है और बदले में उद्योग किसानों को खाद, पंप और औजार जैसी चीजें देकर खेती को बेहतर बनाते हैं। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, मतलब एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। सेक्शन 2, उद्योगों का वर्गीकरण। अब जब हम विनिर्माण का महत्व समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि भारत में उद्योगों को किन अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। ये परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर खास ध्यान दीजिएगा। ये टेबल आपके रिवीजन के लिए एक मास्टर की तरह है। हम उद्योगों को 5 अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कच्चे माल के आधार पर चीनी उद्योग कृषि आधारित है, तो लोहा इस्पात उद्योग खनिज आधारित है। ओनरशिप के आधार पर सेल एक सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर का उद्योग है। इस टेबल को याद रखने से आपको उत्तर लिखने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए, अब हम कुछ खास इंडस्ट्रीज में गहराई से उतरते हैं और शुरुआत उन उद्योगों से करते हैं जो अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही यूनिक जगह रखता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कच्चे कपास उगाने से लेकर धागा बनाने, कपड़ा बुनने और फिर तैयार कपड़े बनाने तक हर एक काम देश के भीतर ही होता है। हमें किसी चीज के लिए बाहर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इस उद्योग का इतिहास भी काफी पुराना है। प्राचीन भारत में हाथ से कताई होती थी, लेकिन 1854 में मुंबई में पहली सक्सेसफुल मिल लगी। शुरू में ये उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में ही कॉन्सेंट्रेट हो गया। क्यों? क्योंकि वहां कच्चा कपास, बाजार, ट्रांसपोर्ट, बंदरगाह, मजदूर और नम जलवायु जैसे सभी जरूरी फैक्टर्स मौजूद थे। नम जलवायु धागे को टूटने से रोकती थी, इसलिए बहुत फायदेमंद थी। आज कताई तो कुछ राज्यों तक की सीमित है, लेकिन बुनाई का काम पूरे देश में फैल चुका है। अब फोकस करते हैं जूट वस्त्रों पर। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। ज्यादातर जूट मिलें हुगली बेसिन में ही क्यों हैं? इसके पीछे कई सॉलिड रीजंस हैं। पहला, जूट उगाने वाले इलाकों से नजदीकी। दूसरा, सस्ता पानी का ट्रांसपोर्ट। तीसरा, प्रोसेसिंग के लिए ढेर सारा पानी। चौथा, पश्चिम बंगाल और पड़ोसी राज्यों से सस्ते मजदूर। और पांचवा, एक्सपोर्ट के लिए कोलकाता बंदरगाह का होना। अगला है
चीनी उद्योग। क्या कभी सोचा है कि चीनी मिलें हाल के वर्षों में दक्षिण और पश्चिम की ओर क्यों शिफ्ट हो रही हैं? इसके पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, वहां के गन्ने में सुक्रोस यानी मीठापन ज्यादा होता है। दूसरा, ठंडी जलवायु की वजह से पिराई का मौसम लंबा चलता है। और तीसरा, इन राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज ज्यादा सफल रही हैं। ठीक है, तो कृषि आधारित उद्योगों के बाद अब हम उन उद्योगों की ओर बढ़ते हैं जो खनिजों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो भारत के औद्योगिक विकास की असली नींव हैं। और इसमें सबसे बड़ा नाम है लौह और इस्पात उद्योग का। इसे एक आधारभूत यानी बेसिक उद्योग कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सभी उद्योग अपनी मशीनरी के लिए इसी पर निर्भर हैं। ये एक भारी उद्योग भी है क्योंकि इसका कच्चा माल और तैयार माल दोनों ही बहुत भारी होते हैं। इसीलिए तो स्टील की खपत को किसी देश के विकास का इंडेक्स माना जाता है। स्टील बनाने की प्रक्रिया इस फ्लो चार्ट से बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहले कच्चे माल को प्लांट तक लाया जाता है, फिर उसे एक बहुत बड़ी भट्ठी, जिसे ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, में पिघलाया जाता है। इससे जो पिघला हुआ लोहा मिलता है उसे कहते हैं पिग आयरन। फिर इस पिग आयरन को शुद्ध करके और उसमें मैंगनीज मिलाकर मजबूत स्टील बनाया जाता है, जिसे आखिर में रोलिंग और प्रेसिंग के जरिए अलग अलग आकार दिए जाते हैं। अब इस नक्शे को देखिए। भारत के ज्यादातर आयरन एंड स्टील प्लांट्स छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस इलाके में कम लागत वाला लौह अयस्क, हाई ग्रेड कच्चा माल और सस्ते मजदूर सब कुछ आसानी से मिल जाता है। अगला महत्वपूर्ण उद्योग है एल्यूमीनियम। ये हल्का है, इसमें जंग नहीं लगता और ये बिजली का अच्छा कंडक्टर है। इन्हीं खूबियों की वजह से ये स्टील और तांबे का एक बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है। इस उद्योग को लगाने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। एक, बिजली की रेगुलर और सस्ती सप्लाई, और दूसरा, इसका कच्चा माल यानी बॉक्साइट की आसान अवेलेबिलिटी। इनके अलावा 3 और इंपॉर्टेंट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। पहला, केमिकल इंडस्ट्री, जो कई तरह के एसिड और बेस बनाती है। और मजे की बात यह है कि ये उद्योग खुद ही अपना सबसे बड़ा ग्राहक है। दूसरा, उर्वरक उद्योग, जो खेती के लिए जरूरी खाद बनाता है। और तीसरा, सीमेंट उद्योग, जिसका इस्तेमाल घर और सड़कें बनाने में होता है और ये हमेशा चूना पत्थर जैसे भारी कच्चे माल के पास ही लगाया जाता है। अब तक हमने विकास और तरक्की की बात की, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है? उद्योग मुख्य रूप से 4 तरह के पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं: एयर, वाटर, थर्मल और नॉइज पोल्यूशन। कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा को खराब करता है, केमिकल वेस्ट पानी को जहरीला बनाता है, गर्म पानी नदियों के इकोसिस्टम को बिगाड़ता है, जिसे थर्मल पोल्यूशन कहते हैं, और मशीनों का शोर नॉइज पोल्यूशन करता है। तो हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आपकी किताब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताती है, जैसे पानी को रीयूज और रिसाइकल करके उसकी खपत कम करना, नदियों में गंदा या गर्म पानी छोड़ने से पहले उसे ट्रीट करना, फैक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर लगाना ताकि धुआं कम हो, और मशीनों में साइलेंसर लगाकर शोर को कम करना। और ये साबित करने के लिए कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ हो सकते हैं, एनटीपीसी एक बेहतरीन मिसाल है। ये भारत की एक बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी है जो एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाती है और पेड़ लगाकर ग्रीन बेल्ट्स बनाती है। ये सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक शानदार उदाहरण है। तो अंत में ये पूरा अध्याय हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या भारत जैसे विकासशील देश के लिए तेजी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना और साथ ही अपने पर्यावरण को बचाना दोनों एक साथ मुमकिन है? इस सवाल का जवाब जरूर सोचिएगा।